इंडिया ने बायकॉट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का और चाइना की मार्केट को 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। अब चीन रास्ते पर आ रहा है। चीन ने अपने राजदूत की नियुक्ति 18 महीने के बाद की है। 18 महीने से भारत में खाली पड़ी एम्बेसी को भरने की कोशिश की है, लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडियन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर. This is really a handsome number. Everyone in China knows the song "看苦力后摇后奔，地大的温高后大黑，该些个后门哦呀大呀，别的该些后大黑。You know, every Chinese knows. तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है. हम IMF के पास अपनी भलाई के लिए नहीं गए हैं, हम IMF के पास अपनी मजबूरी में गए हैं कि अगर IMF नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा. And then we are taking proper action to make sure that this don't repeat. क्या मालदीव्स इंडिया के सामने बो डाउन कर रहा है? क्या इसे इंडियन विक्ट्री बोला जा सकता है? This is how a nation rise when you come up with the same one point agenda. इंडियन विक्ट्री है क्योंकि ये चाहे जितना भी चाइना की तारीफ कर लें, इनको आना वापस इंडिया के पास ही है. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनावपूर्ण रहे हैं, जिसका असर राजनयिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ा है. यही वजह है कि लगभग 18 महीने के बाद भारत में चीन के राजदूत अपना कार्यभार संभालने पहुंचे हैं. चीन ने शू फिहोंग को नई दिल्ली में अपना राजदूत नामित किया था, जो अपनी पत्नी टैन युक्सियो के साथ शुक्रवार को भारत पहुंचे. वह ऐसे समय में भारत आए हैं जब बीजिंग के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है. दरअसल भारतीयों ने चीनी प्रोडक्ट्स का बड़े स्तर पर बॉयकॉट किया है, जिसकी वजह से चीन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. दूसरी तरफ भारत में चीन के राजदूत का पद करीब 18 महीने से खाली था, जो 4 दशकों में सबसे लंबा अंतराल है. शू फिहोंग ने कहा है कि चीन एक दूसरे की चिंताओं को समझने और बातचीत के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों का पारंपरिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है. उन्होंने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी भारत चीन सैन्य गतिरोध के बीच यह बात कही. क्या मालदीव्स इंडिया के सामने बो डाउन कर रहा है? क्या इसे इंडियन विक्ट्री बोला जा सकता है? इंडियन विक्ट्री है क्योंकि ये चाहे जितना भी चाइना की तारीफ कर लें, इनको आना वापस इंडिया के पास ही है. जब ये लोग अपने डेट ट्रैप में फर्दर व्हेन दे गेट सक्ड इनटू दैट रैबिट होल ऑफ डेट ट्रैप, इनको वापस फिर भी इंडिया के पास ही आना है. लेकिन the fact that Moizu says he's pro Maldives, he's lying. He's lying. Maldives president is lying. He's intentionally taking Maldives to China. उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है चाइना और पाकिस्तान वहाँ पे क्या करते हैं. चाइना क्या करता है, थ्रू पाकिस्तान ISI को फंड करके वहाँ पे रेडिकलाइज करता है लोगों को, और इसका बहुत सारे प्रूफ है. इसमें हर साल स्मगलिंग का जो बड़े बड़े केसेस होते हैं इंडिया में, उसमें मालदीव्स की एक इन्वॉल्वमेंट हुई है. इससे पहले मैंने इसके आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का स्मगलिंग मालदीव्स की थ्रू होता है और इनके मालदीव्स के सिटीजन्स को इंडिया में पकड़ा भी गया है, राइट. और ये सब, इन सब की अल्टीमेट लिंक क्या होती है? ISI, इनडायरेक्टली चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान वी ऑल नो they work together, right? So if Moizu says he's pro Maldives, he's lying. Right. I'm sorry. He's pro China in fact. ये सिचुएशन है. अच्छा मैम, एक चीज कि क्या इंडिया चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस कर्टेल कर पाएगा मालदीव्स में? जिस तरीके से आपने बोला कि हम लोग उनके लिए ब्रिज बना रहे हैं, हम लोग उनके लिए तो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, या चाइना इंडिया को कर्टेल करने में सक्सेसफुल हुआ है? चाइना इंडिया को कर्टेल करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है. इसी का प्रूफ है आज जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला है. मतलब लौट के बुद्धू घर को आए. बोला था एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स इलेक्शन के पहले, अब वापस आ गए हैं वो लोग इंडिया में, एंड दे आर बेसिकली हियर विद अ बेगिंग बाउल, राइट, कि आप लोग आ जाओ हमारी कंट्री में,
our country is meant for Indians, we are very pro India, ये वो. But इनकी once again इनकी वर्ड्स और इनकी एक्शंस में बहुत डिफरेंस है. मतलब इनकी गवर्नमेंट के, मैं मालदीव्स के लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मालदीव्स की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जसोली की गवर्नमेंट थी इससे पहले वाली, आप देखिए कितना प्रो इंडिया था उस टाइम पे, कितना प्रोग्रेस हुआ था वहाँ पे. स्मगलिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कम हो गई थी, रेडिकलाइजेशन रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स थे उनके अगेंस्ट केसेस हो रहे थे. ओके, एनीवे, सो माय पॉइंट इज जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है. इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है तुर्की से इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं. क्यों? क्योंकि इंडियन शिप्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इन सब पे नजर रखने के लिए इनको तुर्की के बेरख्तार ड्रोन्स चाहिए, राइट? इसके अलावा मालदीव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज ओपनिंग इट्स एम्बेसी. और पता है किसको भेज रहे हैं ये लोग? इनका एक एक्स डिफेंस का चीफ है लतीफ करके, उस इंसान को ये भेज रहे हैं. इन्होंने अभी अनाउंसमेंट नहीं की है, इन्होंने उसको एम्बेसी खोलने का प्लान बना लिया. तुर्की के साथ ये लोग क्यों, आप बताइए, तुर्की के साथ ये रिलेशंस क्यों अपनी इम्प्रूव करेंगे जब तक इनको चाइना, तुर्की, पाकिस्तान उस एक्सेस के अंदर घुसना नहीं है, तब तक वो obviously they have an intention to be a part of that axis, right? This is why they are opening their embassy in Turkey. अदरवाइज तुर्की से उनको इतने सालों से इनको कोई लेना देना नहीं था. अब सडनली ड्रोन्स खरीदने लग गए हैं, बाकी सारी चीजें अपनी रिलेशंस तुर्की के साथ इम्प्रूव करने लगे हैं. तुर्की क्या कंट्री है? तुर्की वो कंट्री है जो पाकिस्तान की से सिमिलर है उसकी एक्टिविटीज. वो क्या करते हैं? वो मर्सनरीज भेजते हैं सीरिया में फाइट करने के लिए एट द साइड. और वो सीरिया में मर्सनरीज फाइट किसके अगेंस्ट करते हैं? रशिया के. लेकिन आपको पता है अर्दोगन और पुतिन की रिलेशन बहुत अच्छी हैं, राइट? ये लोग S-300, S-400 खरीदेंगे रशिया से, लेकिन मर्सनरीज भेजेंगे सीरिया में रशिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सो तुर्की, लाइक पाकिस्तान, functions on mercenaries who are basically terrorists. तो अगर ऐसी कंट्रीज के साथ मालदीव्स को रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो हमें पता है where this country is headed, right? We can pretty much predict its future. टर्की तो खुद FATF लिस्ट में है, कटोरा हाथ में है, इकोनॉमी डूबी हुई है, उससे भी उम्मीद, मतलब पाकिस्तान वाले वायरस पहुंच गया. गुड वन. एक्चुअली तुर्की जो है, दे आर वो क्या कहते हैं, दे आर वो जो अगेन तुर्की, पाकिस्तान, ये लोग जो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है. ये लोग सिर्फ इन सब का बिजनेस, जैसे तुर्की, पाकिस्तान, आपने खुद बोला FATF की लिस्ट में है, इनका मेन बिजनेस ही टेररिज्म है, राइट? तो yeah, so I'm not surprised Turkey is in FATF list.